ओके बच्चों, मैं हूं आशीष एंड आई वेलकम यू इन आवर प्यारा चैनल फिनिक्स क्लासेस। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो लास्ट टर्न पर हम लोगों ने ग्राफ पूरा पढ़ लिया था कि ग्राफ क्या होता है, कैसे बनता है और ग्राफ को कैसे एनालाइज करते हैं, है ना। तो अब जब तक आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप ये नहीं समझ सकते हैं कि आखिर ग्राफ को एनालिसिस कैसे किया जाता है ना। तो इसलिए आज हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं और उसमें ग्राफ के एप्लीकेशन देखते हैं कि किस तरह से ग्राफ का यूज़ किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। है ना, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमको ये क्वेश्चन दिया गया है, सामने बोर्ड पे क्वेश्चन है तो आप इसको पढ़ लीजिए। तो देखिए पहले ये कुछ जो क्वेश्चन है फिगर 2.12, यानी मैं इस फिगर की बात कर रहा हूँ। तो फिगर 2.12 शोज अ डीटी ग्राफ। तो ये कौन सा ग्राफ है बेटा? डीटी ग्राफ है। कैसा ग्राफ है? डिस्टेंस टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम, कुछ भी। जो डिस्टेंस टाइम बोला तो मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ ग्रेटर स्पीड व्हेन बोथ आर मूविंग। तो इसमें बोला गया है कि दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट ए है और एक ऑब्जेक्ट बी है। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का डीटी ग्राफ दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि ये बताइए कि इस ग्राफ से जो भी रिप्रेजेंटेशन हो रहा है तो ए और बी में से कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो फास्टर स्पीड से, ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहा है। तो देखिए आइए समझते हैं ग्राफ को। तो देखिए डीटी ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। तो अगर इसको हम एनालाइज करें, इसका मतलब व्हेन मान लो ये कुछ टाइम t1 था और ये कुछ टाइम t2 था, तो t1 पे इसकी डिस्टेंस 0 थी और ये यानी कि जो a वाला ऑब्जेक्ट है, मैं पूरा एनालिसिस करूंगा, जरूरी नहीं कि जो पूछा गया सिर्फ उतने की बात करते हैं। इस ग्राफ से क्या क्या निकल सकता है हम सब कुछ देखेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो टाइम देखिए यहाँ पर अभी तक जो है दोनों ए जो है यहाँ से डिस्टेंस बढ़ना स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब ए ने t1 टाइम पे मूव करना स्टार्ट किया है। यहाँ पर आप B की देखें तो B जो है T2 तक पूरा 0 है, T2 से फिर ऊपर उठना स्टार्ट किया है। इसका मतलब जो B ऑब्जेक्ट है उसने T2 टाइम के बाद मूव करना स्टार्ट किया है, यानी कि A ने चलना पहले शुरू किया था और B ने चलना बाद में शुरू किया है, ठीक है। लेकिन हमसे ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा ज़्यादा तेज चल रहा है। तो आइए, हमें पता है कि ग्राफ में बस दो चीज़ें ही चेक करते हैं हम, एरिया और स्लोप। और एरिया से जो भी रिप्रेजेंट हो रहा है वो पता चल जाता है और स्लोप से जो मतलब रिप्रेजेंट हो रहा है वो पता चल जाता है ना। तो देखिए ये डीटी ग्राफ है। तो डीटी ग्राफ में मैंने बताया था एरिया, कोई भी ग्राफ हो, एरिया का मतलब प्रोडक्ट कर दीजिए जिसका भी रिप्रेजेंटेशन है, और स्लोप का मतलब क्या है, उनको डिवाइड कर दीजिए, यानी कि डीटी ग्राफ का डी इंटू टी हो जाएगा और स्लोप का मतलब डी अपॉन टी हो जाएगा। डीटी ग्राफ का एरिया कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं करता, पहले बता चुका हूँ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम किसी भी चीज़ का फॉर्मूला नहीं होता है। लेकिन डी अपॉन टी स्लोप हो गया और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड होता है। तो इसका मतलब स्लोप से क्या रिप्रेजेंट होगी, स्पीड रिप्रेजेंट होगी, यानी कि जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, जिसका स्लोप कम होगा उसकी स्पीड कम होगी। तो मैंने आपको बताया था स्लोप का मतलब होता है एक्स एक्सिस के साथ झुकाव। तो जिसका एक्स के साथ एंगल ज़्यादा होगा उसका स्लोप ज़्यादा होगा, और जिसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल कम होगा उसका स्लोप क्या होगा, कम होगा। तो अगर आप इसमें देखें तो ए का जो एंगल है वो सिर्फ इतना है और बी का जो एंगल है वो इतना है, यानी कि बी का जो एंगल है वो ज़्यादा है एक्स एक्सिस के साथ और ए का जो एंगल है वो एक्स एक्सिस के साथ कम है। इसका मतलब ए की स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी और जो बी की स्पीड होगी वो क्या होगी, सॉरी ए का ये है तो उल्टा लिख दिया मैंने, ए की जो स्पीड होगी वो कम होगी क्योंकि ए का स्लोप कम है। तो ए की जो स्पीड होगी वो कम होगी और बी की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि बी का स्लोप ज़्यादा है और ए का स्लोप कम है। ये हो गया पहली एनालिसिस जो हमसे क्वेश्चन ने पूछी थी। अच्छा, दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो ये ग्राफ कैसा है हमारा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ में दो केस होते हैं हमारे, एक होता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन और एक होती है तिरछी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है स्लोप इक्वल टू 0 और जो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होती है उसका मतलब होता है स्लोप जो है वो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये दोनों ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन ग्राफ है इनके, तो इसका मतलब
ए का भी स्लोप कांस्टेंट है और बी का भी स्लोप कांस्टेंट है और dt ग्राफ में स्लोप से रिप्रेजेंट होती है वेलोसिटी। इसका मतलब कि ए और बी जो दोनों हैं वो कांस्टेंट स्लोप के साथ यानी कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं। तो इसका मतलब ए की भी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, स्पीड जो है वो कैसी है, कांस्टेंट है, और बी की जो स्पीड है वो भी क्या है, कांस्टेंट है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ए और बी यहाँ पर दोनों कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं। ए की जो स्पीड है वो कम है क्योंकि स्लोप कम है, बी की स्पीड ज़्यादा है क्योंकि स्लोप ज़्यादा है, और दोनों जो ए है वो t1 टाइम पे मूव करना स्टार्ट करता है, जो बी है वो t2 टाइम पे मूव करना स्टार्ट करता है। और बस इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं पूछा जा सकता। हाँ, अच्छा एक चीज़ और पूछी जा सकती थी इसमें कि ये बताइए कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो कोई भी टाइम दे, मान लो t = 5 सेकेंड बोल दिया गया, t = 5 सेकेंड। अब बताइए t = 5 सेकेंड पे दोनों ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर ली है। तो dt ग्राफ है तो किसी भी पॉइंट पे आप पहुंच जाएंगे तो y एक्सिस पे डिस्टेंस पता चल जाएगी और x एक्सिस पे टाइम पता चल जाएगा। तो t = 5 से a वाले ग्राफ पे पहुंचो तो ये वाला पॉइंट हो गया, तो यहाँ पर जो भी डिस्टेंस होगी वो t = 5 पे a की ट्रैवल डिस्टेंस हो जाएगी। मान लो b की देखनी है तो t = 5 पे b के पास चले जाइए, b की जो भी y की वैल्यू होगी यानी डिस्टेंस की वैल्यू होगी वो b की डिस्टेंस हो जाएगी। आई बात समझ में? तो बस इससे ज़्यादा इस ग्राफ से कुछ भी एनालाइज नहीं किया जा सकता है, इतना काफ़ी है ना। तो आइए और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये हमको एक ग्राफ दिया गया है और ये भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। कैसा ग्राफ है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। और क्वेश्चन लिखा हुआ आपके सामने, तो एक बार पहले आराम से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इसके बाद फिर क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? टू फ्रेंड्स A and B started from the same location. Two friends A and B started from the same location and went 30 किलोमीटर along a road. तो दो दोस्त हैं A और B, तो ये हो गया B तो ये हो गया A, ठीक है। तो वो दोनों जो है एक ही जगह से मूव करना, अगर इसका हम वो बनाए फिगर तो मान लो ए भी यहीं पर है और बी भी यहीं पर है, दोनों जो है वो एक जगह से चलना स्टार्ट करते हैं एक ही डायरेक्शन में, और वो 30 किलोमीटर जाते हैं, 30 किलोमीटर जाते हैं along a road, एक ही रोड पर। तो मान लीजिए यहाँ तक आ गए, ठीक है, इन द सेम डायरेक्शन। फिगर 2.13 shows the motions through the graph, तो उनके मोशन के ग्राफ दिए गए हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है, अच्छी बात है। तो आइए करते हैं। तो ये कैसा ग्राफ है? dt ग्राफ है। dt ग्राफ में भी कैसा है? स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड ग्राफ है। कैसे हैं? स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड ग्राफ है। तो इसका मतलब dt ग्राफ के देखो एरिया से तो कुछ निकलता नहीं था, सिर्फ स्लोप से ही कुछ ना कुछ निकलता है। और स्लोप से क्या निकलता है? हम सबको पता है कि dt ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ dt ग्राफ क्या देता है हमको? स्पीड देता है। क्या देता है? अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो वेलोसिटी बोलेंगे, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो हम क्या बोलेंगे? स्पीड बोलेंगे। आ रही बात समझ में? तो आइए देखते हैं अब क्या पूछा गया। तो पहला बोला गया है व्हेन डिड ए स्टार्ट, तो ए ने कब स्टार्ट किया? एक जगह से स्टार्ट करते हैं मगर एक साथ स्टार्ट नहीं करते हैं। तो आप देखिए 10 बजे ए जो है वो भी 0 पे खड़ा है, लेकिन जैसे 10 से आगे बढ़े तो ए ने डिस्टेंस ट्रैवल करना शुरू कर दिया। देखिए आप ये पॉइंट्स देखिए आप, ठीक है, ग्राफ के ऊपर। तो आप देखिए तो एट 10 बजे जो था ए 0 पे खड़ा था, लेकिन जैसे 10 से टाइम आगे बढ़ता है, मान लो जैसे 10:20 हुआ तो 10:20 पे देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया, 10:40 पे ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया। ए की बात करें अगर, ठीक है, इस टाइम पे ऑब्जेक्ट कहाँ गया? यहाँ आ गया। आ रही बात समझ में? लेकिन अगर आप देखें तो B जो है अभी यहाँ तक 0 ही है। B पे t = 11 AM पर भी जो B की डिस्टेंस है वो 0 है। तो अब ये B ने स्टार्ट किया है 11 बजे और A ने स्टार्ट कर दिया था 10 बजे। तो इसमें बोला गया व्हेन डिड A स्टार्ट, तो A स्टार्ट एट 10 AM। A स्टार्ट एट 10 AM। व्हेन डिड B स्टार्ट, तो B ने देखिए स्टार्ट किया है 11 बजे। कितने बजे स्टार्ट किया है? 11 बजे। तो ये आ जाएगा 11 AM। क्लियर है? अब देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन क्या है। व्हेन B स्टार्टेड हाउ फार अवे वाज A फ्रॉम B, यहाँ पर शायद चमकता है तो मैं आगे लिख दे रहा हूँ। व्हेन B स्टार्टेड हाउ फार अवे वाज A फ्रॉम B,
ठीक है, कि जब B ने स्टार्ट किया तो A जो था वो B से कितना आगे था। तो भैया आपको बस यही तो देखना है कि जब B ने स्टार्ट किया तब तक A कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका था, जितना चल चुका होगा उतना ही तो उससे आगे रहेगा, है ना। तो अब आप देखिए, तो आप इसने कितने, B ने 11 बजे स्टार्ट किया, तो 11 बजे आप B की डिस्टेंस देखिए कहाँ पर है, तो 11 बजे जो है, जो सॉरी A जो है, B तो स्टार्ट कर रहा है, तो A जो है वो यहाँ पर है बिल्कुल 15 पे, ठीक है। यानी कि जो A है वो 11 बजे 15 किलोमीटर की डिस्टेंस पे था, यानी कि जब B ने शुरू किया तब A 15 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका था, ठीक है। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 15 किलोमीटर। कितना आंसर हो जाएगा? 15 किलोमीटर। जब B ने स्टार्ट किया तो ठीक उसी टाइम पे देखिए A कहाँ पर है, तो 11 बजे B 0 पे है और A जो है वो 15 किलोमीटर डिस्टेंस दिखा रहा है। इसका मतलब A 11 बजे तक 15 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रैवल कर चुका था। इसका मतलब जब B स्टार्ट करेगा तो A उससे 15 किलोमीटर क्या रहेगा, आगे रहेगा। तो इसका आंसर हमारा आ गया 15 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो डिड एनी ऑफ देम मूव विद यूनिफॉर्म स्पीड। बोला गया क्या उनमें से कोई भी एक यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब मैंने बताया था कांस्टेंट होता है, तो क्या उनमें से कोई भी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। तो स्पीड के बारे में अगर आ गया तो आपको पता है आपको किससे जज करना पड़ेगा, dt ग्राफ के स्लोप से जज करना पड़ेगा। तो अगर आप इन दोनों ग्राफ को देखें तो ये दोनों ग्राफ इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन ग्राफ हैं, इसका मतलब कांस्टेंट स्लोप के ग्राफ हैं। किसके ग्राफ हैं? कांस्टेंट स्लोप के ग्राफ हैं। तो अब कांस्टेंट स्लोप के ग्राफ हैं तो स्लोप कांस्टेंट है। अगर स्लोप कांस्टेंट है और स्लोप से रिप्रेजेंट क्या हो रही है, स्पीड रिप्रेजेंट हो रही है, तो स्पीड भी इसका मतलब क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। और दोनों के ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब दोनों की स्पीड कांस्टेंट हो गई। तो बिल्कुल यस, बोथ ऑफ देम मूव विद यूनिफॉर्म स्पीड, बोथ ऑफ देम मूव विद यूनिफॉर्म स्पीड, की उनमें से दोनों के दोनों जो हैं वो यूनिफॉर्म स्पीड यानी कांस्टेंट स्पीड से क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। आई बात समझ में? तो बिल्कुल, तो बोथ ऑफ देम, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ऑफ देम मूव विद यूनिफॉर्म स्पीड। आई होप क्लियर है। आइए अगला देखते हैं, तो विच ऑफ द टू had greater speed at 10:30 AM। तो ग्रेटर स्पीड की अगर हम बात करें तो ग्रेटर और स्मॉलर से मतलब नहीं है। आइए देखते हैं कि स्पीड होगी कैसे। तो स्पीड मैंने आपको बताई कि अगर आपको कभी भी स्पीड dt ग्राफ में चेक करनी है तो आपको निकालना पड़ेगा स्लोप। तो स्लोप निकालने के लिए कैसे करते हैं आइए बताते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए पहले A वाले ग्राफ का स्लोप निकालना है, तो अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, क्या है, स्ट्रेट लाइन, सॉरी, अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप रहता है कांस्टेंट। तो आप कहीं से कहीं तक का भी पॉइंट लेके स्पीड निकाल लीजिए एक बार, तो पूरे ग्राफ में वही सेम स्पीड रहने वाली है। तो इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ से कहाँ तक आपने कैलकुलेट किया है, जहाँ से मर्जी हो वहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, मतलब किसी भी टाइम से किसी भी टाइम तक। तो मान लो जैसे मैं इसकी बात करता हूँ, तो ये कुछ कोई भी टाइम ले लूँ मैं, जैसे मान लो यहीं तक का मैं टाइम ले लेता हूँ, ये 10:40 पे, या इसका स्लोप निकालना तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कहीं से भी आप ले लीजिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए इस पे। तो ये 10:40 दिया, चलो यहीं से कर लेता हूँ। तो ये हो गया 10:40 पे, तो ये ट्रायंगल बना आपका। तो यहाँ से आप स्लोप निकालेंगे तो स्लोप का फॉर्मूला मैंने बताया था, तो स्पीड ऑफ ए, स्पीड ऑफ ए, तो स्पीड ऑफ ए क्या हो जाएगी, तो स्लोप हो जाएगी स्लोप ऑफ ग्राफ ए। तो स्लोप ऑफ ग्राफ ए जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की अगर आप बात करें, आपने ये ट्रायंगल बनाया तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो ये हो गया 10 किलोमीटर अपॉन टाइम की बात करें तो टाइम हो गया 10 बजे से लेकर 10:40 तक, यानी कि 40 मिनट का टाइम हो गया। तो मिनट में नहीं घंटे में काम करेंगे, तो मिनट को आपको घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि सब कुछ किलोमीटर पर आवर में यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। तो इसको हम अगर करें तो 40 मिनट हो गया, तो 40 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 40/60 आवर आ जाएगा। तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 10, ठीक है। तो 5 3 ज़ा 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब इसका स्लोप जो आ गया वो 15 आ गया। तो इसका मतलब जो ए है वो किस स्पीड से मूव कर रहा है, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से, क्योंकि स्लोप जब तक लाइन चेंज नहीं होगी तब तक स्लोप चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं बी की। तो बेटा देखो बी यहाँ से यहाँ तक तो लगातार
मैंने बोला था अगर एक्स एक्सिस के ऊपर कोई ग्राफ हो, स्ट्रेट लाइन, पैरेलल, हॉरिजॉन्टल लाइन, कल वाला लेक्चर अगर आप याद करें, अगर नहीं देखा है तो जाके देख लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड है उसका। तो आप क्या करेंगे, जब एक्स एक्सिस पे अगर कोई ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन, तो इसका मतलब होता है स्लोप जीरो है। क्या है, या हॉरिजॉन्टल कहीं पे भी एक्स पे हो या ऊपर हो, हॉरिजॉन्टल ग्राफ है तो स्लोप जीरो है। तो वैसे यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक बी की तो स्पीड क्या हो गई, जीरो हो गई, क्योंकि स्लोप जीरो है। और आप सबको पता है 11 बजे उसने चलना शुरू किया, तो इसका मतलब उसकी स्पीड पहले तो क्या रहेगी, जीरो रहेगी। लेकिन यहाँ से जैसे ही उसने चलना शुरू किया तो ग्राफ उसका स्ट्रेट लाइन है, यानी कि स्लोप लगातार क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो कहीं से कहीं तक भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मान ली यहाँ से लेके यहाँ तक ले लीजिए, यहाँ तक सबसे आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, तो मान लो मैं ऐसी जगह लेता हूँ जहाँ से वैल्यू देखी जा सके अच्छे से। तो ये कुछ ये हो जाएगा, ये कुछ ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रायंगल हमारा बन जाएगा। तो यहाँ पर हमको पता है क्योंकि ये हाइट 15 हो जाएगी। और अगर मैं इसकी बेस की बात करूँ तो 11 बजे से लेके 11:20, यानी कितने मिनट का गैप है, 20 मिनट का गैप है। हम आवर्स में बात कर रहे हैं, तो यानी कि ये हो जाएगा 20/60 आर, यानी कि 1/3 आर। कितना हो जाएगा, 1/3 आवर यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो स्लोप ऑफ बी, स्पीड ऑफ बी यानी स्लोप ऑफ बी, तो स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी, जो कि क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 15/1/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा तो 45 किलोमीटर पर आवर। तो यानी कि जो बी है वो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना स्टार्ट करता है, जबकि ए जो है वो शुरुआत से 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, इसी वजह से अब समझिए, जो बी है वो तेज चल रहा है और ए जो है वो स्लो चल रहा है। इसीलिए बी ने देर से चलना स्टार्ट किया था, ए ने पहले चलना स्टार्ट। इसके बावजूद आप देखिए, अगर आप इस पॉइंट की बात करें, ये जो पॉइंट है, तो यहाँ पर जो भी टाइम होगा 11:20, तो ये 11:30 हो गया 11:30 बजे। तो 11:30 बजे के बाद देखिए जो बी है वो आगे निकल गया और ए की डिस्टेंस कम होने लगी। देखिए ए की डिस्टेंस अब स्लोली बढ़ रही थी और बी तेज चल रहा था, इसीलिए 11:30 पे जो है, जो बी ने ए को क्या कर लिया, ओवरटेक कर लिया। क्या कर लिया, ओवरटेक कर लिया। बी यहाँ से आगे निकल गया और ए जो है, अब देखिए, अब अगर 11:30 बजे के बाद की आप बात करें तो देखिए यहाँ पर कोई भी टाइम देखिए, तो ये 11:30 बजे के आगे का, तो देखिए ए की जो डिस्टेंस है वो इतनी है, इसी टाइम पे बी को जो डिस्टेंस है वो क्या है, इतनी है। तो यानी कि बी जो है वो आगे ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर चुका है और ए ने जो है भी कम डिस्टेंस कवर की है, क्योंकि इस पॉइंट के बाद जो भी टाइम है इसका 11:30 बजे के अप्रॉक्सीमेट है। अगर आप स्ट्रेट लाइन इसमें ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, है ना। तो ये यहाँ तक 11:30 या 11:15, एग्जैक्ट वैल्यूज़ दी नहीं गई हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है वही टाइम हो जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद जो बी है वो ए को क्या कर लेता है, ओवरटेक कर लेता है। तो विच ऑफ टू हैड द ग्रेटर स्पीड एट 10:30। अब इन्होंने पूछा है कि ये बताओ 10:30 बजे दोनों में से किसकी स्पीड ज़्यादा है। तो आप 10:30 बजे देखिए, तो ये 10:20 हो गया, तो ये 10:30 हो गया। तो 10:30 पे आप देखिए, जो बी है उसने तो अभी चलना भी नहीं स्टार्ट किया और ए तो शुरू से चल रहा था 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो ए जो है वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और बी की 10:30 बजे स्पीड है 0, यानी कि एट 10:30 बी की जो स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी 0। एट 10:30 बी की स्पीड हो जाएगी 0 और ए की जो स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। आई बात समझ में। आइए अगला पार्ट करते हैं। तो व्हेन एंड वेयर बी ओवरटेक ए, बी जो है वो ए को कब और कहां ओवरटेक करता है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप देखिए इस पॉइंट पे दोनों की डिस्टेंस सेम है। इस पॉइंट पे ए की डिस्टेंस भी इतनी ही है और बी की डिस्टेंस भी इतनी है, और इसके बाद देखिए बी की डिस्टेंस इतनी हो गई और ए की डिस्टेंस धीरे धीरे कम हो रही है। देखो बी नीचे है हर बार और ए मतलब बी ऊपर है और ए हर बार नीचे है, तो इसका मतलब बी की डिस्टेंस ज़्यादा है और ए की डिस्टेंस कम है। तो यानी कि इस टाइम पे जो भी यहाँ पर टाइम हो रहा होगा, क्या पूछा है, व्हेन एंड वेयर, कब और कहाँ। तो कब की बात करें यानी टाइम की बात कर रहे हैं, तो टाइम कितना हो गया अप्रॉक्सीमेट, अगर ग्राफ को सीधा माना जाए तो 11:20 पे जो बी है वो ए को क्या कर लेता है, ओवरटेक कर लेता है। तो एट 11:20 11:20 पे जो बी होगा वो ए को ओवरटेक कर लेगा। और बोला वेयर मतलब कहाँ, तो कहाँ, तो ये हो गया 20, ये दिया है 25, तो अप्रॉक्सीमेट 22 किलोमीटर है अगर इसके स्मॉल
जो डिवीजन्स हैं वो नहीं बने हुए हैं इस क्वेश्चन में, तो ये 22 किलोमीटर के अप्रॉक्सीमेट आएगा। तो एट 22 किलोमीटर डिस्टेंस, तो जब 22 किलोमीटर चलने के बाद जो बी होगा वो ए को क्या कर लेगा, ओवरटेक कर लेगा। ठीक है, फाइनल क्वेश्चन आता है, हाउ लॉन्ग डिड बी वेट फॉर ए आफ्टर रीचिंग द डेस्टिनेशन। तो जो बी है वो कितनी देर तक वेट करेगा ए का डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए। तो आप देखिए टोटल जाना था 30 किलोमीटर, तो इस पॉइंट पे देखिए, तो इस पॉइंट पे डिस्टेंस जो है वो 30 किलोमीटर हो चुकी है ना। तो अब जो है बी यानी कि 30 किलोमीटर जाना था, तो इसलिए इसके आगे नहीं जाएगा। तो इस समय कितना टाइम हो रहा है, ये हो रहा है अप्रॉक्सीमेट, एक सेकेंड मैं स्केल का यूज कर लेता हूं, ज्यादा सही समझ पाएंगे। ठीक है, हाँ ये, तो यहां पर जो भी टाइम होगा ये वाला, तो ये हो जाएगा इस टाइम पे जो बी है वो पहुंच चुका है, 30 ट्रैवल कर चुका है। लेकिन अभी इस टाइम पे ए अभी कहां है, अभी यहीं पर है। ए जो है, अगर इस टाइम की बात की जाए तो इस टाइम पर ए अभी यहीं पर है, और ये क्या है, इस समय डिस्टेंस कितनी है, अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके ग्राफ पर आ जाएं तो ये कुछ अभी इतनी ही डिस्टेंस ट्रैवल कर पाया ए, और अभी बी यहाँ पे क्या हो चुका है, पहुँच चुका है। तो ये टाइम हो जाएगा अप्रॉक्सीमेट 11:30। ठीक है, और इसके बाद देखिए ए को यहाँ पहुँचने में, ये 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पहुँचने में इतना टाइम लग गया, तो 12 बजे पहुँचा। कब पहुँचा, 12 बजे। तो अब बी पहुँच गया था 11:30 बजे और ए पहुँचा कब, 12 बजे, यानी कि बी को आधे घंटे ए का क्या करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल ये वही कछुए और खरगोश वाली कहानी हो गई कि पहले देखिए खरगोश आराम से सोता रहा, बस कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है, खरगोश जीत जाता है। तो इसमें क्या है, कछुए ने शुरुआत से चलना शुरू कर दिया था और लास्ट तक चलता रहा, लेकिन काफ़ी स्लोली चल रहा था। बी ने क्या, जो दूसरा था बी यानी कि खरगोश टाइप का पर्सन, तो वो क्या करता रहा, पहले 10 बजे से 11 बजे तक पड़े सोता रहा, और 11 बजे उसने दौड़ लगाई और सीधे 11:30 बजे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गया। लेकिन कछुआ बेचारा क्योंकि स्लो था, लगातार चलता रहा, फिर भी जब वो लगातार मूव करते हुए उसको कितना बज गया, 12 बज गया। तो खरगोश हमेशा जीतता है, कछुआ कभी नहीं जीतता है, जबरदस्ती सुला थोड़ी देंगे, हर खरगोश सोता नहीं है, है ना। तो इसलिए यहाँ पर हमारा बी जो है वो 11:30 बजे पहुँच गया और ए को पहुँचने में 12 बज गए, यानी कि आधे घंटे का एक्स्ट्रा टाइम लगा। तो हाउ लॉन्ग डिड बी वेट फॉर ए आफ्टर रीचिंग द डेस्टिनेशन। तो बेटा कितनी देर वेट करना पड़ेगा बी को, आधे घंटे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि खुद 11:30 पहुँचा है, ए जो है वो 12 बजे आएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा क्या होता है, फिनिश हो जाता है। आइए और देखते हैं। ओके बच्चों, तो आइए जरा इस ग्राफ की भी हल्की एनालिसिस करते हैं कि कैसे क्या हो रहा है। तो यहाँ पर आपको फिर से एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया गया है। जो डिस्प्लेसमेंट दिया गया वो सेंटीमीटर्स में दिया गया है, और जो टाइम दिया गया है वो बताया ही नहीं किस में है। ओके, तो सेकेंड्स में दिया गया है, टाइम इन एस स्मॉल लिखा हुआ है काफ़ी, तो टाइम इन सेकेंड्स में दिया गया है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है इधर सेंटीमीटर में दी गई है, डिस्प्लेसमेंट सॉरी, और जो टाइम है वो किस में दिया गया है, सेकेंड्स में दिया गया है। तो आइए करते हैं, है ना। तो इसमें क्या है, अगर देखें आप, देखिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ठीक है, लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ से यहाँ तक स्लोप क्या है, कांस्टेंट स्लोप, और पॉजिटिव स्लोप। कैसा स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप है। इधर से यहाँ कांस्टेंट स्लोप, मगर कैसा स्लोप है, निगेटिव स्लोप है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अच्छा dt ग्राफ है, तो एक बार फिर से dt ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी बताएगा। क्या बताएगा, वेलोसिटी बताएगा। तो अब स्लोप से वेलोसिटी रिप्रेजेंट हो रही है, तो इसका मतलब इधर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, लेकिन वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव है। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी चेंज हो जाती है, लेकिन जो भी चेंज होती है एक बार वो फिर से कांस्टेंट हो जाती है, और लगातार उस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, लेकिन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। कैसे डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि एक बार स्लोप पॉजिटिव है और एक बार स्लोप नेगेटिव है। इसका मतलब एक बार वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक बार वेलोसिटी नेगेटिव है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट
जब 0 से a तक गया है तो 0 से a तक कुछ इस तरह से अगर गया है तो जब a पे पहुंचने के बाद b की तरफ, तो ये जब b की तरफ आया तो वापस इस तरह से आया है, तो 0 से a कुछ ऐसे जा रहा है और फिर a से b कुछ ऐसे जा रहा है, यानी कि 0 से a और a से b तक का जो मोशन है वो अपोजिट डायरेक्शन का मोशन है, ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, a में पहुंचने के बाद वापस आ रहा है, यानी कि ठीक है ओके। अब अगर हमसे इस क्वेश्चन में वेलोसिटी कैलकुलेट करने को कह दे, क्या करने को कह दे, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी से पहले डिस्प्लेसमेंट, तो dt ग्राफ से नॉर्मल सबसे पहले क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, अलग अलग टाइम पर आप डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं। dt ग्राफ होगा तो अलग, डायरेक्ट अगर ग्राफ को देखकर सीधे बताना है तो अलग अलग टाइम पे अलग डिस्प्लेसमेंट्स बता सकते हैं। अगर vt ग्राफ है तो अलग अलग टाइम पे आप वेलोसिटीज बता सकते हैं, at ग्राफ है तो अलग अलग टाइम पे आप एक्सेलरेशन बता सकते हैं डायरेक्टली देख के। तो जैसे इस ग्राफ को अगर हम देखें ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, तो हम देखते हैं पहले कि डिस्प्लेसमेंट कब कितना है। तो आप देखिए एट t इज इक्वल टू 0 ऑब्जेक्ट 0 पे खड़ा है, जैसे ही 1 सेकेंड हुआ ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच गया, यहाँ का मतलब 10 पे, जैसे ही 2 सेकेंड हुआ ऑब्जेक्ट 20 पे पहुँच गया, ठीक है, जैसे 3 सेकेंड हुआ ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच गया, जैसे ही 4 सेकेंड हुआ ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच गया, जैसे ही 5 सेकेंड हुआ ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच गया। तो अगर आपसे पूछे कि बताइए 4 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो 4 सेकेंड में ये यहाँ पर तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 40 हो गया। 8 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट बताइए तो 8 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 60 हो गया। 7 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट बताइए तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 70 हो गया। 8 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो ये मत सोचिएगा कि अब डिस्प्लेसमेंट घटने लगा, ऑब्जेक्ट चल डिस्प्लेसमेंट घटने, तो डिस्प्लेसमेंट अब देखिए, तो डिस्प्लेसमेंट घट रहा है तो कैसे घट रहा है, क्योंकि वापस आ रहा है, ये क्या आ रहा है, वापस आ रहा है। तो अब डिस्प्लेसमेंट क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए आपको घटता हुआ दिखेगा। तो 8 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट अगर आप देखें तो 60 हो गया, फिर से 9 सेकंड पे अगर आप डिस्प्लेसमेंट देखें तो 50 हो गया, ठीक है। 12 सेकंड पर अगर आप डिस्प्लेसमेंट देखें तो वापस ये 20 की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो पहले डिस्प्लेसमेंट 0 से लेके 70 तक इंक्रीज हुआ, फिर दोबारा डिस्प्लेसमेंट 70 से लेके 0 तक, यहाँ पे आके देखो फिर से 0 हो गया डिस्प्लेसमेंट 14 सेकंड पे। तो यानी कि पहले 0 से 70 तक ऑब्जेक्ट गया, फिर 70 से वापस 0 पे दोबारा वापस आ गया, यानी कि पहले ऑब्जेक्ट यहाँ से A तक जाता है और फिर A से वापस यहीं पर दोबारा वापस चला आता। तो पहले जाता है और फिर वापस चला आता है जहाँ से शुरू किया था वहीं पर। आई बात समझ में, ठीक है। तो अब इसका अगर हम स्लोप की अब बात करते हैं वेलोसिटी की, तो इतना तो आपको दिख रहा है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से दोनों बार मूव कर रहा है, लेकिन इस बार वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, इस बार नेगेटिव होगी। क्यों होगी ये भी समझिएगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक स्लोप एक ही स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ से यहाँ तक स्लोप सेम है, तो यहीं से यहाँ तक का निकाल लीजिए स्लोप। तो स्लोप क्या होगा, ट्रायंगल बना लीजिए आपने शुरू से आखिरी तक। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 70 सेंटीमीटर, बेस कितना हो गया 7 सेकेंड। तो स्लोप निकल आएगा यानी कि वेलोसिटी निकल आएगी, स्लोप निकल आएगा यानी क्या निकल आएगी, वेलोसिटी निकल आएगी, क्योंकि ये dt ग्राफ है। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी 70 सेंटीमीटर अपॉन 7 सेकेंड। तो हम बोल सकते हैं 7 10 जा तो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है और पहुंच जाता है 70 सेंटीमीटर पे, यानी कि 70 सेंटीमीटर तक का डिस्प्लेसमेंट लेता है। अब वहां से क्या करता है, इसका स्लोप नेगेटिव हो गया, इसका मतलब वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, और वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि वापस अपने जिधर की ओर गया था उधर से वापस उसी रास्ते पे दोबारा रिपीट वापस आ रहा है। लेकिन अब फिर से यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट है, कहाँ से कहाँ तक कांस्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक एक ही स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक इसका स्लोप जो है वो कांस्टेंट है। तो जब यहाँ से यहाँ तक इसका स्लोप कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो एक बार फिर से हम स्लोप कैलकुलेट करेंगे। तो स्लोप क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर तो 7 ही हो जाएगा, बेस कितना हो जाएगा 7 से 14, तो इतना लेंथ हो गया 7 और ये पूरा लेंथ हो गया 14, ठीक है। तो ये बीच का गैप कितना है, तो ये हो गया, ये भी 7 सेंटीमीटर आ गया, सॉरी 7 टाइम सेकंड में दिया है, तो 7 सेकंड आ गया। तो अब की बार अगर हम स्लोप निकालें तो वेलोसिटी फ्रॉम 0 टू a, वेलोसिटी फ्रॉम 0 टू a। अब हम बात करें तो अब हो जाएगी वेलोसिटी फ्रॉम a टू b, कहाँ से कहाँ तक,
ए से बी तक की, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया 70 और बेस हो गया 7, तो फिर से आ गई 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेकिन आपको मैंने कल जब ग्राफ पढ़ाया तो मैंने आपको बताया था कि जो ऐसी वाली लाइनें होती हैं ये सब पॉजिटिव स्लोप की होती हैं, और जो ऐसी वाली लाइनें होती हैं ये सब क्या होती हैं, निगेटिव स्लोप की होती हैं। यानी वेलोसिटी 10 ना होकर क्या ली जाएगी, -10 सेंटीमीटर पर सेकेंड ली जाएगी। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो सेम वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। आई बात समझ में? तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जहां से शुरू पहले 70 तक गया, फिर जहां से शुरू किया था वहीं वापस 0 पे आ गया। ठीक है, वेलोसिटी की बात करें तो पहले 10 की स्पीड से आगे गया, फिर 10 की स्पीड से क्या आया, वापस आया। नेगेटिव का मतलब क्या, डायरेक्शन बदल गई है ना। तो इस तरह से आप इस ग्राफ से इतनी चीजें एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, और देखते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए, तो अब हमारे पास ये 4 स्पीड टाइम ग्राफ दिए गए हैं। अभी तक हम लोग सारे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कर रहे थे, अब आइए कुछ स्पीड टाइम ग्राफ भी करते हैं। ठीक है, तो स्पीड टाइम ग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में क्या था, एरिया से कुछ रिप्रेजेंट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ स्लोप से रिप्रेजेंट हो रहा था। तो हमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रही थी, खाली हर बार स्लोप देख रहे थे और स्लोप से वेलोसिटी आ रही तो वेलोसिटी को हम जज कर रहे थे। लेकिन वीटी ग्राफ है, तो वीटी ग्राफ का मैं बता चुका हूँ आपको कि वीटी ग्राफ का जो एरिया होगा वो हो जाएगा v इंटू टी। वीटी किसी चीज़ का एरिया तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो v इंटू टी जो फॉर्मूला होता है वो डिस्प्लेसमेंट का होता है। तो यहाँ से आपको एरिया से डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा इसके, और स्लोप से यानी कि v अपॉन टी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वीटी ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करेंगे तो आपको किसी भी टाइम से किसी भी टाइम तक का क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। और अगर आप वीटी ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट करते हैं तो किसी भी टाइम से किसी भी टाइम तक का आपको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। बाकी ग्राफ आप जानते हैं एक ही जैसे होते हैं, ग्राफ का डिज़ाइन जैसा होगा। तो अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स हैं तो स्लोप कांस्टेंट होगा, कर्व ग्राफ हैं तो 2 टाइप के कर्व होते हैं, एक ऐसा होता है और एक ऐसा होता है ना, उल्टा कटोरा सीधा कटोरा। तो अगर सीधा कटोरा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्लोप इंक्रीजिंग है, उल्टा कटोरा है इसका मतलब स्लोप डिक्रीजिंग है। तो वीटी ग्राफ के स्लोप की बात कर रहे हैं तो जो कि एक्सेलरेशन है, तो ऐसे कटोरे में एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग हो जाएगा और उल्टे कटोरे में एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। आइए देखते हैं फटाफट। तो जैसे ये एक पहला ग्राफ हमको दिया गया है किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड टाइम ग्राफ का, जो स्पीड दी गई है वो हमको दी गई है सेंटीमीटर पर सेकंड में। किस में दी गई है, सेंटीमीटर पर सेकंड में, और टाइम जो दिया गया है वो सेकंड में दिया गया है। तो अगर आप समझें तो एट t इज इक्वल टू 0 ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है, 10 है। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो 2 4 6 8 10, ठीक है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो देखिए स्पीड लगातार, देखिए 2 सेकेंड पे भी स्पीड 10 है, 4 सेकेंड पे भी स्पीड 10 है, 6 सेकेंड पे भी स्पीड 10 है, 8 सेकेंड पर भी स्पीड 10 है और 10 सेकेंड पर भी स्पीड क्या है, 10 है। यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो लगातार 10 की स्पीड से मूव कर रहा है, इसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है। हमें डायरेक्ट ग्राफ से देखा, इसमें स्लोप और एरिया से हमको मतलब नहीं, क्योंकि स्पीड टाइम ग्राफ है तो किसी भी टाइम पे आप स्पीड चेक कर सकते हैं ना। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या था, किसी भी टाइम पे आप डिस्टेंस डायरेक्टली वाई एक्सिस पे जाके देख सकते थे। एक्सेलरेशन टाइम में ग्राफ में क्या होगा, किसी भी टाइम पर आप वाई एक्सिस पे जाके डायरेक्टली एक्सेलरेशन को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं ना। तो यानी कि यहाँ से हमको ये पता चल गया कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड या अदर यू कैन से वेलोसिटी ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। किससे, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट स्पीड से जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा लगातार क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और अगर अब हम थ्योरी की बात कर ले यहीं पर, तो अगर ऑब्जेक्ट देखिए आप एक्सेलरेशन पढ़ चुके हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी लगातार कांस्टेंट बनी हुई है, यानी कि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो जब वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कि एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी बता सकते हैं कि एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन अगर आप ग्राफ को समझ के एक्सेलरेशन जज करें तो देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या होता है, स्लोप इक्वल टू 0। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या होता है, स्लोप इक्वल टू 0। और वीटी ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, एक्सेलरेशन बताता है। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो थ्योरेटिकली भी आपका देखो एक्सेलरेशन 0 आ गया और ग्राफिकल एनालिसिस भी आपका एक्सेलरेशन क्या आ गया, 0 आ गया। तो जैसे आपके दिमाग में आए उस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है।
आइए अगला देखते हैं। तो जो नेक्स्ट आता है वो हमारा आता है स्पीड टाइम ग्राफ। कैसा आता है? स्पीड टाइम ग्राफ ही है, लेकिन अब की बार जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बना दिया गया। तो अगर इस तरह से ग्राफ बना है तो अगर आप इसको पहले हम वेरियस टाइम्स पे स्पीड को चेक कर लेते हैं, बाद में देखेंगे स्लोप और एरिया से क्या आएगा। तो देखिए एट t इज इक्वल टू 0 स्पीड 0, एट t इज इक्वल टू ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है और ये 10 दिया है, ठीक है। तो एट t इज इक्वल टू 2 देखिए स्पीड कुछ इतनी है, एट t इज इक्वल टू 4 स्पीड कुछ इतनी है, एट t इज इक्वल टू 6 स्पीड कुछ इतनी है, एट t इज इक्वल टू 8 स्पीड कुछ इतनी है और t इज इक्वल टू 10 पे स्पीड कुछ इतनी है। तो अगर आप देखें तो लगातार टाइम के साथ साथ इसकी स्पीड भी लगातार क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है। लगातार टाइम के साथ साथ इसकी स्पीड लगातार क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है, यानी कि ऑब्जेक्ट की स्पीड लगातार बढ़ रही है, ठीक है। तो एक चीज ये हमको पता चल गई ग्राफ से, ठीक है। अब ग्राफ में तो पहली चीज तो ये कि जिसके बीच का ग्राफ वो पता चल जाता है, तो वो तो हमने देख लिया कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्पीड हम चेक कर सकते हैं कितनी भी होगी, तो वो आपने देख ली। अब आता है किसी भी ग्राफ से दो चीजें आती है, मैंने बताया, एक आता है एरिया और दूसरा आता है स्लोप। तो इस VT ग्राफ है, तो VT ग्राफ के एरिया से क्या निकलेगा? मैंने अभी आपको बताया डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। तो अगर आपको मान लो 0 से लेकर 10 सेकंड तक का आपको वो निकालना है एरिया, तो अगर आप 0 से लेकर 10 सेकंड तक का आप एरिया निकालोगे तो ये ट्रायंगल बनेगा। तो ट्रायंगल का एरिया का जो भी फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, आप वो लगा दीजिए। तो यहाँ से मान लीजिए ये 10 है और ये भी मान लीजिए 10 है, ये तो ये 10 हो गया। तो इसका जो एरिया आएगा वो कितना आ जाएगा? 1/2 10 इंटू 10, तो 2 5 ज़ा 10, तो 10 5 ज़ा 50, तो 50 आ गया। तो 50 अब यूनिट कौन सी चल रही? सेंटीमीटर चल रही, तो अब एरिया 50 आ गया। अब एरिया से रिप्रेजेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ऑब्जेक्ट 10 सेकेंड में 50 सेंटीमीटर का क्या ट्रैवल कर लेगा? डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर लेगा। आई बात समझ में? इसके बाद अगर हम बात करें स्लोप की, तो स्लोप देखिए स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन अभी भी है, तो इसका मतलब कांस्टेंट स्लोप है। लेकिन पिछली बार स्ट्रेट लाइन जो थी वो हॉरिजॉन्टल थी, तो स्लोप 0 था। इस बार स्ट्रेट लाइन जो है वो इंक्लाइंट है, तो जब इंक्लाइंट स्ट्रेट लाइन होती है तो स्लोप 0 नहीं होता, बल्कि क्या होता है? कांस्टेंट होता है, मगर कुछ वैल्यू होती है उसकी। तो अगर स्लोप को हमें कैलकुलेट करना है तो फिर से वही जहाँ से जहाँ तक का, मान लो यहाँ से यहाँ तक का कैलकुलेट करना है पूरी स्ट्रेट लाइन, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा 10/10, यानी आ जाएगा 1 और एक्सेल। अब स्लोप से क्या निकलता है? अभी बताया हमने V/T, VT ग्राफ के स्लोप से, हर ग्राफ के स्लोप से अलग अलग चीजें निकलती हैं, ठीक है। तो VT ग्राफ के स्लोप से क्या निकल आएगा? V/T, यानी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन गया। तो स्लोप से निकल आएगा एक्सेलरेशन, यानी कि ये आ गया एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर लेंथ में है तो सेंटीमीटर, टाइम सेकंड में है तो पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो लगातार 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इसीलिए लगातार क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। और जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, मूव कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट तो ट्रैवल करेगा ही। किसी भी टाइम तक का आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो वहां तक का आप क्या निकाल लेंगे? एरिया निकाल लेंगे। जैसे मैंने 10 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट निकालना था मुझे, तो मैंने क्या किया? यहां से लेके 10 तक का आपने क्या निकाल लिया? एरिया। जो भी फिगर बने, कल को यहाँ रेक्टेंगल बनता तो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला लगाते, कल को यहाँ पे ट्रेपेजियम बनता तो ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला लगाते। तो जो भी फिगर बनता है उसी के एरिया का फॉर्मूला हम लगा देते हैं और हमारा कैलकुलेट हो जाता है। आइए थर्ड फिगर में फटाफट आते हैं। तो जैसे ये फिगर है, तो इसकी अगर हम बात करें तो फिर से ये स्पीड टाइम ग्राफ है। अब देखिए फिर से वही ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, लेकिन उल्टा है। एक मैंने बताया 2 टाइप के स्ट्रेट लाइन ग्राफ होते हैं, एक ऐसा और एक ऐसा। तो ये होता है पॉजिटिव स्लोप का, ये कैसा होता है? पॉजिटिव स्लोप का। और ये कैसा होता है? नेगेटिव स्लोप का। कैसा होता है? नेगेटिव स्लोप का। तो स्पीड टाइम ग्राफ है, तो सबसे पहले तो हम स्पीड को देखते हैं क्या है। तो टाइम t इक्वल टू 0 पे देखिए स्पीड कितनी है? 10 है। तो एट t इज इक्वल टू 0 स्पीड जो हो गई वो 10 हो गई। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं देखिए स्पीड लगातार घटती जा रही है। अब स्पीड इतनी हो गई, अब स्पीड इतनी हो गई, यहाँ पे आया तो स्पीड इतनी हो गई, यहाँ 10 पे आया तो स्पीड सीधे 0 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लगातार जो स्पीड है वो डिक्रीज हो रही है, और डिक्रीज होनी भी चाहिए क्योंकि नेगेटिव स्लोप है। और स्लोप, स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा मगर नेगेटिव होगा। एक्सेलरेशन कैसा होगा? कांस्टेंट होगा
और कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो एक्सेलरेशन निगेटिव है, इसीलिए लगातार यानी कि स्पीड के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है। इसका मतलब लगातार स्पीड क्या होती जाएगी, घटती चली जाएगी, यानी कि ब्रेक्स आर अप्लाइड। क्या बोल सकते हैं, ब्रेक्स आर अप्लाइड। तो इस वाले क्वेश्चन, इस वाले में इंजन चालू था और इस वाले में ब्रेक्स अप्लाई थी और इस वाले में ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब फिर से अगर आपको स्लोप कैलकुलेट करना है कहीं से कहीं तक का, यानी कि एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, यहाँ से एक्सेलरेशन हो जाएगा स्लोप से, क्योंकि एस अपॉन टी क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो फिर से वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा दीजिए, परपेंडिकुलर 10 बेस 10 तो 1 फिर से आ जाएगा, लेकिन सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन डायरेक्शन आप माइनस लेंगे क्योंकि आपको पता है ऐसे स्लोप को हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो इसलिए एक्सेलरेशन यहाँ पे हो जाएगा -1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो डिस्टेंस निकालने के लिए आपको इस ग्राफ का क्या निकालना पड़ेगा, एरिया, क्योंकि S इंटू टी जो फॉर्मूला होता है वो किसका होता है, एरिया का, डिस्टेंस का होता है। तो इसलिए एस टी ग्राफ का, एस टी ना बोल के सॉरी स्पीड टाइम ग्राफ को बोलें क्योंकि एस टी डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो स्पीड टाइम ग्राफ के एरिया से हमारा स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, तो एरिया फॉर्मूला बनेगा डिस्टेंस का। तो इसके एरिया से क्या निकलेगा, डिस्टेंस निकलेगा फिर से। तो ये ट्रायंगल बन रहा है, तो ट्रायंगल का एरिया कितना आ जाएगा, 10 इंटू 10 अपॉन 2, यानी कि फिर से 50 आ जाएगा। 10 इंटू 10 अपॉन 2 यानी 50 सेंटीमीटर। तो यानी कि गाड़ी 50 सेंटीमीटर चलने के बाद क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, क्योंकि अब 10 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो गई है, 0 हो गई है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट केस लास्ट वाला देख लीजिए, इसमें सारी चीज़ें एक साथ दी गई हैं और सारा कुछ जज भी हो जाएगा। आइए देखते हैं, आइए बच्चों इस ग्राफ को देखते हैं। तो ये फिर से कैसा है, स्पीड टाइम ग्राफ है। कैसा ग्राफ है, ये स्पीड है किसमें है, सेंटीमीटर पर सेकंड में है, और ये टाइम किसमें है, सेकंड में है। तो अब इस ग्राफ को अगर हम देखें तो कुछ पॉइंट्स बना लेते हैं। पहले ये 0 हो गया, मान लो ये A है, ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है। ठीक है, अब हम इस ग्राफ को एनालाइज करते हैं कि मोशन जो है वो किस टाइप से हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप इस ग्राफ को देखें तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, कांस्टेंट स्लोप, यहाँ से यहाँ तक क्या है, 0 स्लोप, यहाँ से यहाँ तक क्या है, निगेटिव कांस्टेंट स्लोप। अच्छा, कांस्टेंट स्लोप है मगर कैसा है, पॉजिटिव स्लोप है। ठीक है, तो अब स्पीड टाइम ग्राफ है, तो पहले तो सबसे पहले तो स्लोप और एरिया तो बात की बात है। स्पीड टाइम ग्राफ है, इसका मतलब आप अलग अलग टाइम पे अलग अलग टाइम पे इसकी जो भी स्पीड्स हैं वो आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो अगर हम इसको देखें तो देखिए, एट टाइम t इक्वल टू 0 ऑब्जेक्ट की स्पीड 0 है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं ऑब्जेक्ट की स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है, और जब आप पहुँचे हैं 5 सेकेंड पर, कहाँ पहुँचे हैं, 5 सेकेंड पर, तो 5 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट की स्पीड हो जाती है 10। कितनी हो जाती है, 10। तो ऑब्जेक्ट लगातार 0 से लेके 5 सेकेंड तक अपनी स्पीड बढ़ाता जाता है। कांस्टेंट स्लोप है और कांस्टेंट स्लोप वीटी ग्राफ है, तो कौन सा हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। क्या हो गया, तो ऑब्वियसली बात है, अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो लगातार इसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी एक्सेलरेशन की वजह से, और ए पे पहुंच के इसकी स्पीड हो जाती है 10। इसके बाद इसका हॉरिजॉन्टल स्लोप हो गया है। इसका मतलब बाकी आप देखिए भी, ऐसे भी देखिए तो 6वें सेकंड पे भी स्पीड 10 है, 7वें पे भी 10 है, 8वें पे भी 10 है, 9वें पे, 10वें सेकंड तक इसकी स्पीड लगातार 10 रहती, यानी कि 5 सेकंड से लेकर 10 सेकंड तक इसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आया है। तो 5 सेकंड से 10 सेकंड तक लगातार ये किससे मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। किससे मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से, वो भी कितनी स्पीड से, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है। किससे मूव कर रहा है, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है। अच्छा, जब यहाँ से आप देखें तो यहाँ से लगातार इसकी स्पीड फिर से घटना शुरू हो रही है। फिर से क्यों घटेगी, क्योंकि नेगेटिव स्लोप है, और यहाँ पे स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सेलरेशन को। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन है, तो यानी कि स्पीड को क्या कर देगा, घटाएगा कांस्टेंट स्पीड से। तो ठीक है, अब देखिए लगातार टाइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन स्पीड देखिए यहाँ पे आके 11वें सेकंड में स्पीड कुछ इतनी हो गई, 12वें सेकंड में स्पीड कुछ इतनी हो गई, घटती जा रही। देखिए 5 हो गई, 4 हो गई, 3, 2, और यहाँ पे आके क्या हो गई, 0 हो गई। तो B से लेके C तक जब ऑब्जेक्ट जा रहा है हमारा, तो उसकी स्पीड लगातार डिक्रीज हो रही है कॉन्स्टेंटली, यानी कि एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब अगर हमसे पूछा जाए कि ये बताइए 0 से A तक का एक्सेलरेशन बताइए, क्या बताइए, एक्सेलरेशन बताइए फ्रॉम 0 टू A। तो 0 से A का एक्सेलरेशन, तो ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन है, या किसी भी पार्ट में पूछे तो यहाँ लगातार एक्सेलरेशन यहाँ से यहाँ तक सेम रहेगा। तो एक्सेलरेशन निकालना है, यानी इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, VT ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ है, तो हमको स्लोप निकालना पड़ेगा। स्लोप होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया ये 10 और बेस हो गया 5, तो 10
10/5 यानी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ तक जब ऑब्जेक्ट जाएगा तो इसकी जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो आ जाएगा 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बात करते हैं यहाँ से यहाँ तक की, तो एक्सेलरेशन इन AB, तो AB में एक्सेलरेशन की बात करें तो यानी कि स्लोप की बात कर रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब होता है जीरो स्लोप, यानी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा एक्सेलरेशन। अच्छा, यहाँ पर अगर हम स्पीड की बात करें, किसकी बात करें, स्पीड या वेलोसिटी जो भी बोलें आप, तो स्पीड की बात करें तो स्पीड 10 से लगातार 10 ही बनी हुई है, स्पीड को 0 मत कर देना, स्पीड 10 है, 10 ही बनी हुई है, ठीक है। यानी कि एक्सेलरेशन होता है कि जो भी स्पीड है वो बनी रहे, ना वो घटे ना ही वो बढ़े, ठीक है। तो अब ऑब्जेक्ट जो है वो A से B तक 10 की स्पीड से गया है, तो यहाँ पर स्पीड रहेगी 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हम बात करें यहाँ से यहाँ तक की, तो अब जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड लगातार डिक्रीज हो रही है कॉन्स्टेंटली, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं एक्सेलरेशन पूछा जाए कि एक्सेलरेशन इन BC, तो B से C तक जब ऑब्जेक्ट जा रहा है तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा नेगेटिव होगा मगर कांस्टेंट होगा। तो फिर से आप स्लोप निकालेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक का स्लोप निकालना है तो आप इसको ट्रायंगल को कंप्लीट कर लेंगे, और इस ट्रायंगल का जो स्लोप आएगा वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर हो गया 10, बेस हो गया 10 से लेके 15, यानी गैप कितने का हो गया 5 का हो गया, यानी कि एक्सेलरेशन आ जाएगा 10/5 यानी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अब की बार लाइन ऐसी है, ऐसी पॉजिटिव स्लोप होता है, ऐसी नेगेटिव, तो लाइन ऐसी है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब ऑब्जेक्ट लगातार यहाँ पर -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से क्या कर रहा है, रिटार्ड कर रहा है, यानी कि मूव कर रहा है, निगेटिव एक्सेलरेशन है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, कई बार रिटार्डेशन बोल देते हैं, भूला मत करो, ठीक है, ध्यान रखना सब चीज़। तो ये हो गया नेगेटिव एक्सेलरेशन, आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसमें बात करते हैं डिस्टेंस की, एक बार बात कर लेते हैं। अभी हमने वेलोसिटी की बात की, एक्सेलरेशन की बात की, अब अगर हम बात करें कि जब ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक मूव किया है तो कितना डिस्टेंस आखिर ट्रैवल किया होगा उसने। तो अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो हम सभी जानते हैं डिस्टेंस में क्या होता है, डिस्टेंस निकालना है, VT ग्राफ है, तो VT ग्राफ का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, VT ग्राफ है ना। तो VT ग्राफ में डिस्टेंस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप एरिया निकालें तो क्या निकलेगा, बनेगा V × T, और V × T किसका फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है या डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है। तो यानी कि अगर आप DT ग्राफ का एरिया निकाल लें तो आपको क्या निकल आएगी, डिस्टेंस निकल आएगी। तो अगर कल को बोला जाए कि ऑब्जेक्ट O से लेके 0 से लेके A तक जब जाता है, जब वेलोसिटी इसकी 0 से लेके A तक, तो बताइए यहाँ से यहाँ तक में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो अगर आपको डिस्टेंस ट्रैवल करनी है तो डिस्टेंस फ्रॉम O to A, डिस्टेंस फ्रॉम 0 to A, तो 0 to A की बात करें डिस्टेंस की, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC हो गया, मान लो ये D है और ये E पॉइंट है, ट्रायंगल OAD। तो आप बस इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेना है, तो क्या निकल आएगा, डिस्टेंस निकल आएगा यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, बेस इंटू हाइट, तो हाइट हो गई 10, बेस हो गया 5, तो ये आ जाएगा 10 × 5/2, बेस इंटू हाइट अपॉन 2, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 2 5 = 10, तो 5 5 = 25 सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी आ गया। तो इसका मतलब आपको स्क्वायर से मतलब नहीं है, बस एरिया निकल आया, तो एरिया की यूनिट नहीं ली जाएगी, तो 25 एरिया आया है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक जब जाएगा तो ये 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस को ट्रैवल करेगा। आई होप समझ में आया होगा। अब मान लीजिए A से B की बात करते हैं, तो जब A से B की बात करें तो डिस्टेंस फ्रॉम A to B, डिस्टेंस फ्रॉम A to B, तो अगर A से B की डिस्टेंस बात करें तो A से B तक का एरिया कैलकुलेट कर लीजिए। तो A से B तक का अगर आप बोले तो ये वाला एरिया बनेगा, ठीक है। तो जब ये वाला एरिया बनेगा तो ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल है जिसकी एक साइड 10 है और दूसरी साइड 10 में 5 गया, ये भी 5 आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 10 × 5 यानी 50 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा, तो 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस आ जाएगी A से B, अगर A से B की बात करें। और फिर B से C तक की बात करें तो कितना जाएगा, तो B से C तक में ये वाला ट्रायंगल बनेगा, तो इसका आप एरिया कैलकुलेट कर लीजिए, जो डबल क्रॉस दिख रहा है रीजन, तो इसका आप एरिया निकाल लेंगे तो डिस्टेंस फ्रॉम B to C आ जाएगी। तो अगर हम डिस्टेंस
फ्रॉम बी टू सी की बात करें तो डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी जो हो जाएगी वो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AEC। क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल AEC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, ये 10 हो गया, ये फिर से 5 हो गया, ये 15, ये 10 है, तो गैप कितने का हो गया? 5 का हो गया। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस हो गया 5 और हाइट हो गई 10। तो आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 5 जा तो 5 5 जा 25 सेंटीमीटर। तो यानी कि बी से सी तक फिर से कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? 25। तो यहाँ से यहाँ तक इसने जब ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक मूव किया तो 25 सेंटीमीटर गया, जब यहाँ से यहाँ मूव किया तब 50 सेंटीमीटर गया, और जब यहाँ से यहाँ आया ब्रेक लगाते लगाते रुकते रुकते फिर भी वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर गया? 25 का डिस्टेंस ट्रैवल कर गया। तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि 0 से लेके सी तक जब गया है पूरा तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? तो 25 + 50 + 25 यानी कितना आ गया? 100 सेंटीमीटर का डिस्टेंस जो है वो ऑब्जेक्ट ने क्या कर लिया है? ट्रैवल कर लिया है। अगर आप चाहे तो आप तीनों को सम करके निकाल सकते हैं, या फिर एक और तरीका है, ओ से सी तक का निकाला है तो ओ से सी तक का मतलब क्या है? आप पूरे का एरिया कैलकुलेट कर लीजिए। क्या करिए? पूरे का एरिया कैलकुलेट कर लीजिए। तो पूरे का एरिया निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? ट्रेपेजियम बन रहा है तो ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला लगा दीजिए, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो आप वहां से भी इसका एरिया खटाखट क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। आंसर फिर भी 100 ही आएगा, तो आप उसको अपने हिसाब से कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से ग्राफ के क्वेश्चंस को हम करते हैं। बाकी अभी जब हम अपनी ग्राफिकल एनालिसिस कैसे होती है ये मैंने आपको बता दिया है, और इसके बाद अभी जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, NCERT एक्सरसाइज ऑब्वियसली की जाएगी। ठीक है, तो जब NCERT की एक्सरसाइज करेंगे तो वहाँ पर और भी जो क्वेश्चंस आएंगे तो थोड़ी एनालिसिस वहाँ पे भी करेंगे और आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आप लोग को ग्राफ काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाया है। अगर अच्छा पढ़ाया हो तो इसे जल्दी से शेयर कर दो अपने दोस्तों को, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, ताकि मुझे थोड़ा सा अप्रिशिएशन मिले। ठीक है, और इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। और इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।